दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा एक चैप्टर हो गया है कंप्लीट और आज हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग का जो एग्जाम है वो दिसंबर में होने वाला है, उसी को टारगेट में रखकर हम प्रश्न उत्तर प्लस बहुविकल्पी का सेटअप लेके आए हैं, क्योंकि हम लोग का जो बोर्ड एग्जाम होगा वो ऑन द बेसिस, उसका जो आधार है वो ज्यादातर बहुविकल्पी के क्वेश्चन पे भी है। लेकिन बहुविकल्पी तभी होगा जब हम लघु और दीर्घ को कर सके। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले लेक्चर में लेक्चर जो 6 था, आज जो है वो लेक्चर 7 हम इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि सर आप प्लीज क्वेश्चन से जरूर सॉल्व करा दीजिएगा, चैप्टर खत्म हो गया है। तो बेटा आप ही लोग के लिए ये वीडियो बना है, क्योंकि ये बैच सिर्फ आपका है, क्योंकि ये बैच 0 से हीरो वाला है। तो बेटा जिस तरह हम लोग अति लघु सॉल्व करेंगे, दीर्घ सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ हम लोग सॉल्व कर लेंगे क्या, बहुविकल्पी। क्योंकि अगर बहुविकल्पी सॉल्व करेंगे तो आइडिया रहेगा कि कैसे एग्जाम हमें क्रैक करना है। इसके पहले लेक्चर 6 में हम लोग ने क्या देखा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जो संपूर्ण होने पर ऊष्मा दे छोड़े, ऐसी अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी। ऊष्माशोषी अभिक्रिया वह अभिक्रिया जो वह अभिक्रिया जो पूर्ण होने से पूर्व ऊष्मा ले, मतलब इसमें ऊष्मा निकलती है और इसमें ऊष्मा अवशोषित होती है। इसीलिए क्षेपी मतलब छोड़ना और शोषी मतलब लेना। अवक्षेपण ऐसी अभिक्रिया जो क्या करे, अवक्षेप दे। जैसे अगर एक छोटा सा फंडा की बात करें तो आपको बता दे इस अभिक्रिया में ऊष्मा दे, इस अभिक्रिया में ऊष्मा ले। अवक्षेपण अभिक्रिया मतलब क्या, अवक्षेप बने। और उत्प्रेरण अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें उत्प्रेरक हो। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया उत्प्रेरक वह पदार्थ होता है जो अपनी उपस्थिति से अभिक्रिया की दर को या तो बढ़ा देता है और या तो कम कर देता है। ऐसी अभिक्रिया को उत्प्रेरण अभिक्रिया कहते हैं। और लास्ट है हाइड्रोजनीकरण। आपको बताए थे कि वनस्पति तेल से क्या बन जाए, घी। कौन सा, निकिल। ये याद रखिएगा कि अक्सर एग्जाम में देखोगे, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, तो इस क्वेश्चन को जरूर पूछा जाता है कि सर जो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनता है उसमें कौन सा उत्प्रेरक लगता है, तो उसमें निकिल उत्प्रेरक लगता है। उम्मीद करते हैं पिछले क्लास का ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और जैसा कि आपको होमवर्क दी थी, बहुत सारे बच्चों ने होमवर्क किया, भी कुछ बच्चों ने नहीं भी किया, तो बेटा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैप्टर खत्म हो गया है, चैप्टर का नोट्स बना लीजिए, उसके बाद उसको रिवीजन करिए, जो हम क्वेश्चन करा रहे उसको सॉल्व करिए। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में हम लोग के पास समय कम है और जितनी जल्दी हम लोग पढ़ के रिवीजन कर लेंगे उतना ही जल्दी सेटअप तैयार हो जाएगा। ओके, आइए बिना देर किए चलते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 से 8 है, सोच रहे क्यों ना आपको पहले से बताएं। अब कहोगे सर गिनती तो 2 से चालू नहीं होती, पहले से चालू होती है। बिल्कुल, चलिए हम पहले से बताते हैं। इस तरह 2 फायदे हो जाएंगे। देखिए, हम लोग की जो लास्ट टॉपिक खत्म हुई थी वो यही खत्म हुई थी, विकृत गंधिता, जिसमें आपको बताए थे कि विकृत गंधिता में वह होता है जब कोई पदार्थ सड़ जाता है, तो सड़ने से बचाने के लिए उसमें प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग करते हैं। जैसे दूध में किया था बेकिंग सोडा। वायुरोधी बर्तन में खास सामग्री को रखेंगे, जैसे टिन का बर्तन लिया था। वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस भरेंगे, जैसे चिप्स के पैकेट में भरते हैं। और शीतलन द्वारा फ्रिज, अक्सर खाना वाना हम लोग फ्रिज में रख देते हैं। और आज हम लोग पहले से स्टार्ट करेंगे, क्या करें, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में 15 मिनट के लिए डुबोया जाए। अब भाई लोहा मतलब क्या, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, चलो डार्क ही लेते हैं ना। लोहा मतलब Fe, कौन सा विलयन, कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4। तो लोहे की कील
और कॉपर सल्फेट के विलयन में के रंग में क्या परिवर्तन होगा? तो आपको याद होगा कि Fe जो है वो अधिक क्रियाशील है और Cu जो है वो कम क्रियाशील है। तो कॉपर जो है वो Cu को विस्थापित कर देगा और बन जाएगा क्या? FeSO4 प्लस Cu। ये जो रंग आएगा वो हल्का भूरा आएगा, या सुना होगा एक हरा कशिश के नाम से जानते हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसको दिमाग में लगाइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में 15 मिनट के लिए डुबोया जाता है तो लोहे की कील पर कैसा रंग आएगा? तो हमने देख लिया ऐसा रंग आएगा। ओके, इसको नोट्स कर लीजिए, नोट कर लिए होंगे आप, और नहीं तो बेटा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर क्वेश्चन आंसर ना समझ में आए तो 2 से 3 बार वीडियो को देखिए। अगर फिर भी ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, हम आपके सभी कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे और आपको नोट्स और उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन का फॉर्मेट देंगे जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, देखिए आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिखेगा तो आप कमेंट करिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो से उसको और भी हाईलाइट करेंगे। देखिए कहने का मतलब है आपसे पूछा गया था कि परिवर्तन बताइए, तो पिछले वीडियो में बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि परिवर्तन कैसा, कि भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन है। तो बर्फ का पिघलना, तो जब बर्फ पिघलेगा तो पानी बन जाएगा, अब पानी को फिर से बर्फ बना सकते, तो जब फिर से उसको बना सकते हैं तो ऐसे परिवर्तन को कहते हैं क्या? भौतिक परिवर्तन। और आपको बता दें अगर वो नहीं बदलता, बदल गया तो भौतिक परिवर्तन, और नहीं बदला तो अरे इजी रासायनिक परिवर्तन। जैसे दूध का दही, दूध से दही बन सकता है क्या? दही से दूध बन सकता है? नहीं ना। तो ऐसा परिवर्तन क्या? दोस्तों अगर आप क्लास 10-12 के स्टूडेंट हो तो ये 15 अगस्त आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता है हाफ ईयरली एग्जाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके भी मार्क्स ऐड होंगे। तो इसी को देखते हुए इंडिया के नंबर 1 लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी यूपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए बहुत ही स्पेशल बैच लेकर आए हैं, जिसमें जीरो से हीरो यानी स्टार्टिंग से पढ़ाया जाएगा और हाफ ईयरली तक के सिलेबस को 12th के सिलेबस को 16 अक्टूबर तक कंप्लीट कर दिया जाएगा, और जो 10th वाला बैच है उसका 13 सितंबर तक इस कोर्स को कंप्लीट कर दिया जाएगा। इस बैच में आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर लाइव पढ़ाएंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो भी क्लास चलेगा वो लाइव रहेगा, उसके नोट्स आपको तुरंत मिलेंगे, आपको डाउट तुरंत पूछ सकते हो, और जो भी क्लास रहेगा अगर आप मिस करते हो तो उसके रिकॉर्डेड सेशन आपके मोबाइल पे सेव हो जाएंगे। तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप पूरी तैयारी करना चाहते हो स्टार्टिंग से तो आप इस बैच को जरूर ज्वाइन करो। डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया है, जब आप इस बैच को ज्वाइन करोगे तो वहां से रेफरल कोड पर आप शुभम UP10 इस कोड को जरूर अप्लाई करना, ताकि आपकी फीस से 10% डिस्काउंट आपको मिल सके और आप शुरू से इस बैच में जुड़कर अपनी तैयारी कर सके। ऐसा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन, ये कक्षा 9 में हम लोग पढ़े थे कि कक्षा 9 में रासायनिक परिवर्तन है और भौतिक परिवर्तन हम लोगों ने पढ़ा था। तो बर्फ का पिघलना ये हो गया आपका भौतिक परिवर्तन, और दूध का दही से बदलना ये हो गया रासायनिक परिवर्तन। उसके बाद हमने क्या देखा कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? सांस लेते, श्वसन का मतलब सांस लेना और छोड़ना। तो क्यों कहा जाता है, मतलब श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं क्योंकि, आंसर यहां से लिखेगा, क्योंकि खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण के लिए खाद्य पदार्थों
को ऑक्सीकरण के पश्चात ऊष्मा मुक्त होती है। मुक्त होती है कहने का मतलब है अगर कोई भी खाद्य पदार्थ हम खा रहे तो वो हमारे शरीर में जाके पाचन होगा, अब पाचन होगा तो ऊष्मा क्या होगी, देगी, और वही ऊष्मा हमारे शरीर में क्या करेगी, ताकत ले आएगी। फिर कह रहे वायु के संपर्क में आने पर कॉपर के बर्तन की चमक क्यों चल जाती है। याद करिए संक्षारण वाला आएगा कि लोहा जो था वो भूरे रंग का हो गया, सिल्वर जो था वो काले रंग का हो गया, और कॉपर हरे रंग की पर चढ़ गई। तो हमने क्या पाया कि वायु के संपर्क में आने पर कॉपर के बर्तन की चमक संक्षारण क्रिया के द्वारा चली जाती है। क्यों? क्योंकि संक्षारण होगा जैसे जंग लगना, तो इसी क्रिया के द्वारा उस कॉपर की परत हरे रंग की हो जाएगी, उसकी चमक चल जाएगी। अगर जैसे की बात करें तो आपको याद रखना है Cu+O2 CuO, 2 यहां लगा दीजिए, 2 यहां लगा दीजिए, ये हो गया इसका आंसर। ओके, देखिए अगर आपको लगेगा कि बहुत तेज पद आ रहे हैं तो आप बता दीजिएगा, हम उसको फिर से और समझा देंगे। अब कोशिश करेंगे आप वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो अपने आप सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, यहां तक कोई डाउट समझ में आ रहा है? आगे देखिए क्या कह रहा है, आलू के चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है। तो आलू के पैकेट में, आलू चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस विकृत गंधिता से बचाने के लिए भरी जाती है। क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब विकृत गंधिता होगा तो वो चिप्स खराब हो जाएगा, इसीलिए वहां ऑक्सीजन के स्थान पर इस गैस को भरते। एक बार शुरू से देख लेते हैं। बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन, दूध का दही बनना रासायनिक परिवर्तन, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं क्योंकि खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकरण के पश्चात ऊष्मा मुक्त होती है, और हमने पढ़ा है कि जब भी ऊष्मा मुक्त हो तो ऐसी विक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। वायु के संपर्क में आने पर कॉपर के बर्तन की चमक क्यों चली जाती है। तो वायु के संपर्क में आने पर कॉपर के बर्तन की चमक संक्षारण के क्रिया के द्वारा चली जाती है, जैसे इसको कर लीजिए। और पांचवा है, आलू के चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है। तो आलू चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस विकृत गंधिता से बचाने के लिए भरी जाती है। क्योंकि विकृत गंधिता अगर हो जाएगा, आपको बता दें, अगर कभी आप मार्केट में जाइए और चिप्स का पैकेट अगर फटा हो, उसमें छेद हो, वो पूरी तरह फुला ना हो, तो बच्चों उस चिप्स के पैकेट को आप मत लीजिएगा, क्योंकि उस चिप्स का पैकेट आप उस चिप्स को खाएंगे तो आपकी तबीयत बिगड़ सकती है। एक वर्ड सुना होगा, फूड पॉइजन। तो फूड पॉइजन का कारण यही है कि कभी कभी हम उन हानिकारक पदार्थों को खा लेते हैं जिसमें विकृत गंधिता हो जाती है, मतलब वो पदार्थ पहले से सड़ जाता है। यहां तक कोई दिक्कत है? उम्मीद करते हैं 5 तक आपको समझ में आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6वां पे चला जाए। देखिए 6वां हम लोगों से कह रहा है, सिल्वर क्लोराइड को गहरे काले रंग की बोतल में क्यों भंडारित किया जाता है। तो आंसर लिखेंगे, सिल्वर क्लोराइड को गहरे काले रंग की बोतल में, इसको हटा दीजिए, भंडारित किया जाता है क्योंकि
या प्रकाश। अब प्रकाश दो हो सकता है, चाहे सूर्य का प्रकाश हो चाहे ट्यूबलाइट वाला हो। यस, क्योंकि यह प्रकाश से क्रियाशील होकर संचारित हो जाता है, ठीक है। इसीलिए उसको क्या करते हैं, भंडारित करते हैं। उम्मीद करते हैं ये चीजें बिल्कुल क्लियर हुई होंगी। क्वेश्चन कह रहा है सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग की बोतल में भंडारित किया जाता है क्योंकि यह प्रकाश से क्रियाशील होता है, और प्रकाश के साथ क्रियाशील होकर यह क्या होता है, भंडारित हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको 6 तक बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं क्लियर होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, हम उसको वहीं पे समझा देंगे। 7वां, द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। अब आपको याद कराते हैं कि द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयनों का विनिमय होता है। तो आयनों का विनिमय कैसे होता है, चलो इसको ऊपर ले चले। मान लीजिए आपके पास Na2SO4 है। अब Na2SO4 एक्वस सॉल्यूशन, इसलिए AQ दे दिए। इसकी क्रिया करा दिए हम बेरियम क्लोराइड से। आपको याद होगा सेम एग्जांपल हम द्विस्थापन अभिक्रिया में पढ़े थे। अब बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट क्रिया करके बन जाते थे क्या, बेरियम सल्फेट का अवक्षेप मिलता था और लवण में NaCl मिलता था। यहां 2 है तो इसके आगे 2 लगा दीजिए। बताइए, यही था ना। और आपसे सिर्फ उदाहरण पूछा है तो हमने पाया था कि द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयनों के विनिमय के द्वारा अवक्षेप प्राप्त होता है। और हम लोग को अवक्षेप में क्या मिलता है, हम लोगों को अवक्षेप में मिलता है सफेद बेरियम सल्फेट। ओके, समझे। और लास्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर कि Na2 + 3S2 NH3 इस रासायनिक अभिक्रिया पहचानिए। मतलब रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार पहचानिए। हमने आपको प्रकार में बताया था कि बेसिकली आप 5 जरूर याद करिए, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। एक बार फिर से, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया। हमने जहां तक पाया था कि कुछ बच्चों को 2 चीजों में प्रॉब्लम हुई थी। सर, एक अभिक्रिया का प्रकार थोड़ा सा नहीं आ रहा था और दूसरा सर संतुलित करना नहीं आ रहा था। तो आप बिल्कुल मत घबराइए, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा उसी के बेस पे है और उम्मीद करते हैं कि आज के बाद आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी क्योंकि हमारा बैच ही है 0 से हीरो। ठीक है, तो ये कौन सा प्रकार है, संयोजन अभिक्रिया। आप कहोगे सर एक बार उसको अच्छे से समझा दीजिए, तो बिल्कुल बेटा हम देखो एक बार उसको फिर से और समझा देते हैं। आप बिल्कुल ध्यान लगा के देखिएगा, इसके बाद आपको नहीं होगी कोई समस्या। आपको बताए थे कि जब भी अभिक्रिया की बात हो तो बेसिकली 5 अभिक्रिया आप याद कर लीजिए। ठीक, हम 2 कॉलम बना रहे, एक अभिक्रिया, 2 क्या 3 ले लेते हैं, एक फंडा और एक उदाहरण। सबसे पहली अभिक्रिया रखे थे क्या, संयोजन। संयोजन बोले या योगात्मक बोले एक है। इसके कहने का मतलब है कि तीर के पहले या तो 2 हो और या 2 से अधिक, लेकिन तीर के बाद हमेशा 1 होना चाहिए। जैसे A + B = C, मतलब 2 और 3 को जोड़ दे तो 5 हो जाए। ऐसी अभिक्रिया को ही कहा था क्या, संयोजन अभिक्रिया।
अब आपको बताए थे कि तीर के पहले वाले को अभिकारक और तीर के बाद वाले को उत्पाद कहते हैं। तो इसके पहले जो है वो याद रखिएगा, संयोजन या योगात्मक में 2 या 2 से अधिक है, लेकिन उसके बाद हमेशा 1 होना चाहिए। जैसे हमने रखा a + b = c। उसके बाद दूसरा वियोजन अभिक्रिया। अगर वियोजन अभिक्रिया की बात करें तो इसका उल्टा, इधर 1 हो और तीर के बाद क्या हो, 2 या 2 से अधिक। देखिए एकदम ध्यान से, बहुत इजी, बहुत एकदम केयरफुल इस बात को समझिए कि इसके पहले 1 हो लेकिन उसके बाद 2 या 2 से अधिक होना चाहिए। इसी का उल्टा कर दे, मतलब मान लीजिए इधर P है तो ये टूटकर Q + R में हो जाए। उल्टा नहीं लग रहा है? अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है तो यही कर दे रहे, इधर C हो और ये टूटकर a + b में हो जाए, जैसे आप लोग को समझ में आए। तीसरा आपको बताए थे विस्थापन अभिक्रिया। अगर विस्थापन अभिक्रिया की बात करें तो याद रखिएगा, एक तत्व हो, तत्व एक अधिक क्रियाशील, एक यौगिक हो, फिर यौगिक और तत्व में बदलेगा। जैसे मान लीजिए एक A है प्लस BC है, अब A इसके साथ क्रिया करके AC और प्लस B यहां से हो जाएगा विस्थापित, इसीलिए इसका नाम दिया गया है क्या, विस्थापित अभिक्रिया, जो अपने अधिक क्रियाशील होने पर कम क्रियाशील वाले को विस्थापित कर दे। आपको याद होगा कि हमने वीडियो में बड़े भैया और छोटे भैया करके एग्जाम्पल दिया था कि अक्सर बड़े भैया आते तो छोटे भैया वहां से खिसक जाते, जैसे कि हम लोग ठीक है। और चौथा है द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया भाई, द्विविस्थापन, मतलब दोनों यौगिक हो, मतलब यहां भी यौगिक हो और यहां भी यौगिक हो, इसमें भी यौगिक बन जाए और इसमें भी यौगिक बन जाए। जैसे मान के चलिए AB + CD, अब क्या होगा, ये आपस में आयनों का विनिमय करेंगे। A+ में है, B- में है, C+ में है, D- में, तो A वाला D के पास जाएगा क्योंकि ये प्लस और माइनस है, B वाला C के पास जाएगा क्योंकि ये प्लस और माइनस है। कभी भी समान एक दूसरे के क्रियाशील नहीं होंगे। और लास्ट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बताए थे, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स में बताए थे कि ये इसमें 2 अभिक्रिया होती है, एक उपचयन होती है, जहां उपचयन होता है वहीं उपचयित पदार्थ होता है और हमेशा अभिकारक की ओर देखते हैं। एक अपचयन होता है, जहां अपचयन होता है वहीं अपचयित पदार्थ होती है। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें ऑक्सीजन ऐड होता है और हाइड्रोजन रिमूव्ड होता है, इसमें ऑक्सीजन रिमूव्ड होता है और हाइड्रोजन ऐड होता है। एक बार इसको समझ लीजिए तो हम लोग अपने लास्ट टॉपिक पे आ जाए। इस तरह ये हमारा चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, मेरे बच्चों को बहुत अच्छे से आ जाएगा, आंसर भी आ जाएंगे, क्वेश्चन आंसर भी आ जाएंगे। और फिर हम बाद में सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने के बाद आपको बताएंगे MCQ, और हम लोग बहुत जल्दी ही सेकेंड चैप्टर भी क्लियर कर लेंगे। इसको एक बार अच्छे समझ लीजिए कि संयोजन अभिक्रिया क्या है, वियोजन अभिक्रिया क्या है, विस्थापन क्या है, द्विविस्थापन की रेडॉक्स। अब इसी के बेस पे हम चलेंगे आपको क्वेश्चन से लेके जो 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। क्या है भाई बोर्ड एग्जाम में, देखिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर बोर्ड एग्जाम में आता है बेटा। देखिए 5 नंबर का है, दिख रहा है ना अच्छे से। आपसे कहा जा रहा है कि प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए। अभी जो आपको समझा रहे थे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, कैसे होती है, उनमें कौन कौन से प्रकार होते हैं।
तो इन्हीं प्रकार को समझना है। प्रकार फिलहाल आप याद रखिए 5। आइए हम लोग अप्लाई करते हैं। तो पहला पूछा प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए, मतलब कौन सा अभिक्रिया है। तो हम देख रहे हैं सबसे पहले वाले में तीर के पहले सिर्फ एक है, जैसे मान लो C बताया था, और तीर के बाद A+B है। जल्दी बताओ कौन सा अभिक्रिया है। अभी कुछ देर पहले ही आपको समझाए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया। बहुत सही, ये हमारा है वियोजन अभिक्रिया। बहुत अच्छे बच्चों, बहुत एकदम। चलिए, अगर हमें लग रहा है अगर आपको आ रहा है तो मेरी मेहनत रंग लाएगी। और इसी का उल्टा देख रहे हैं क्या दूसरे वाले में, कि ये A है, ये B है, और यहां क्या आ गया C। कुछ देर पहले याद आ रहा था। तो ये तो हो गया वियोजन, और इसको आप कह सकते हैं इसका छोटा भाई संयोजन। ठीक है, अब संयोजन कहिए चाहे योगात्मक कहिए, बात है एक। चाहे वियोजन अभिक्रिया, चाहे वियोजन हो चाहे संयोजन हो, बात एक है। अब क्या देख रहे, तीसरा देखिए, जैसे आपको सिखाए थे कि ये A है, ये BC है। अब ये वाला इससे क्रिया कर लेगा तो क्या हो जाएगा AB+C। कुछ याद आ रहा है आपको? बिल्कुल, एक तत्व है, एक यौगिक है, अपना स्थान छोड़ दे रहा है, और अधिक वाला कम वाले को विस्थापित कर दे रहा है। तो उसके अनुसार यह अभिक्रिया हो गई हमारी क्या, विस्थापन अभिक्रिया। बहुत अच्छे, आगे समझिए। चौथा नंबर क्या कह रहा है भाई, FeSO4। देखिए इसी के बेस पे है C, और ये टूट कर आपको बताते हैं या तो 2 और या तो 2 से अधिक हो जाए। तो यहां भी कौन सी विक्रिया है, वियोजन। और लास्ट देखिए, तो ये तो यही तो बता रहे थे आपको अभी द्विविस्थापन अभिक्रिया में, यही ना बोले थे कि सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड से क्रिया कर, तो चीटिंग कर लो थोड़ा सा। तो चीटिंग करने पे पाया कि ये क्या है, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। अभी कुछ देर पहले ही हम लोग लगाए। एक बार प्रकार समझ लीजिए बेटा, इसको जरूर नोट करिएगा, कॉपी में नोट्स जरूर बनाइए। चैप्टर हो गया हम लोग कंप्लीट, क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट। एक और आपको संतुलित वाला सिखा दे, बस मेरा बेड़ा पार। ये चैप्टर हो गया अच्छा, और हम लोग फिर चलेंगे सेकंड चैप्टर पे। 5 चैप्टर केमिस्ट्री में है, आप बिल्कुल मत घबराइए। उसको जल्दी से सॉल्व कराकर दिसंबर के पहले हम आपको तैयार कर देंगे रिवीजन के लिए, ये गारंटी हमारी। ठीक है, एक बार समझ लीजिए कि किसमें कौन सा प्रकार है, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चल रहे हैं। देखिए एक समस्या आई थी बच्चों की, सर आप क्या करिएगा, संतुलित वाला एक बार और बता दीजिएगा। तो बिल्कुल बेटा, आप ही लोग के लिए देखिए संतुलित वाला हम लेके आए हैं कि संतुलित वाला आपको बहुत अच्छे से और आ जाए, क्योंकि संतुलित वाला अगर आ गया तो समझिए ये चैप्टर हो गया आपका बहुत अच्छे से क्लियर। और ये आज की हमारी लास्ट टॉपिक रहेगी। इस तरह हमारा जो चैप्टर है वो हो जाएगा बिल्कुल क्लियर। ठीक है, देखिए हमसे पूछा जा रहा है कि समीकरण को संतुलित कीजिए, और आपको याद आएगा कि यही समीकरण हमने सबसे पहले भी आपको सॉल्व कराया था। हाइड्रोजन देख रहे हैं 2, हाइड्रोजन देख रहे हैं 2, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऑक्सीजन देख रहे हैं 2 और इधर ऑक्सीजन देख रहे हैं 1। अब क्या करें,
तो आपको रूल बताया था जिधर कम है उधर करेंगे। यहां 2 था 2 ही रान देंगे, यहां 2 था 2 ही रान देंगे, लेकिन यहां पे सिर्फ 1 है तो ना तो यहां लगाएंगे ना तो यहां, जब भी लगाएंगे आगे, तो आगे हम लोग लगा देंगे ऐसे 2। अब 2 लगाते ही 2 ऑक्सीजन हो गया, लेकिन हाइड्रोजन हो गया कितना, 4। अब रूल कहता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अगर क्वेश्चन पूछे कि संतुलित समीकरण किसके आधार पर की जाती है, तो इस रूल का नाम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसी के आधार पर क्या करते हैं, समीकरण को संतुलित करते हैं। तो हमने क्या पाया कि इधर 4 हाइड्रोजन हो गया और 2 ऑक्सीजन हो गया। यहां पे ऑक्सीजन 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है। अगर 2 में 2 से गुणा कर दिए तो 4 नहीं हो जाएगा, तो इसके आगे लगा देंगे 2। ठीक, तो ये भी 4, ये भी 4, ये भी 2, ये भी 2, दोनों तरफ हो गए बराबर, समीकरण हो गया संतुलित। मतलब इसके आगे 2 लगा दीजिए और यहां पे भी 2 लगा दीजिए, ये हो गया बैलेंस। आगे देखिए क्या कह रहा है, यहां पे आपसे कहा जा रहा है कि क्लोरीन देखिए बेटा, यहां पे 2, यहां पे 2, तो 2 2 हो गया 4 क्लोरीन। यहां क्लोरीन कितना, 1। क्या करें, अब ना तो यहां करेंगे ना तो वहां करेंगे, जब भी करेंगे आगे, तो यहां आप कर दीजिए 4 क्लोरीन। दिख रहा है, 4 क्लोरीन करने पर 4 हो गया हाइड्रोजन, तो 2 लगा दीजिए यहां, तो ये हो गया हमारा बैलेंस। 1 मैग्नीज 2 ऑक्सीजन, इसको लेकर 2 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन, ये 4 हाइड्रोजन, 4 क्लोरीन, ये 4 क्लोरीन, मतलब ये हो गया संतुलित। उम्मीद करते हैं पहला दूसरा आपको बहुत अच्छे से आया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, हम आपके कमेंट्स का बहुत बेसब्री से इंतजार करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां नाइट्रोजन देखिए कितना है, 2, यहां नाइट्रोजन कितना है, 1, 2, 1, तो क्या करें, 2 से गुणा, बस ध्यान दीजिएगा। ठीक, ऑक्सीजन यहां पे कितना है, 3 दूना 6, यहां देखिए 4 2 6 1 7, तो ऐसे केसेस में 2 लगा दीजिए यहां, तो 2 हो गया पीबी, तो 2 लगाना पड़ेगा यहां। अब इसको 2 लगाते ही ये हो गया 4, तो बस आप चुप मार के यहां लगा दीजिएगा 4। अब गिनिए, 2 4 दूना 8, 8 2 10 2 12, 3 दूना 6 और 2 12। इजी। बताइए क्या ये बात डाउट है किसी को? जल्दी से कॉपी कर लीजिए, अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो बताइएगा। ठीक है, 2 और बचे हैं, उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। फिर हम लोग अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और सेकंड चैप्टर मेरे बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं, कौन सा? अम्ल, क्षार और लवण, जो हमारे दैनिक जीवन में है। देखिए बेटा, इसमें 1 Ag 1 Ag, 1 NO3 1 NO3, 1 Na 1 Na, 1 Cl 1 Cl, मतलब ये पहले से क्या है? संतुलित है, इसमें किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, मतलब ये संतुलित है। अब एक लास्ट बचा है, उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा बिल्कुल खत्म, और नेक्स्ट वीडियो हमारा बनेगा कौन सा? चैप्टर 2, और इस चैप्टर का नोट्स, क्वेश्चन, पीपीटी, ये सारा चीज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, आप इसी तरह हमारा साथ देते रहिए, हमारे चैनल्स को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों को बताइए कि शुभम क्लासेस में न्यू बैच स्टार्ट हुई है, बिल्कुल सर शुरू से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, क्या पढ़ा रहे भाई? Ca 1 कैल्शियम,
यहां पे देखिए, यहां 2 लगा दीजिए, ये मिसप्रिंट है। अब NO3 2 है तो यहां 2 लगा दो, ठीक। 2 2 4 2 3 6, 3 दूना 6 और 2 8, तो यहां लगा दो 2। ये मिसप्रिंट था बेटा, उसको सही कर लो, वो टाइप करने में हो गया होगा। इसको कॉपी कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आप हमारे इसी तरह हमारे साथ देते रहिए, हमारे वीडियोस को लाइक करिए अगर बहुत अच्छा लगे, ठीक है। तो वैसे उम्मीद करते हैं कि इतना बुरा भी नहीं पढ़ाते, आपको अच्छा लग रहा होगा। आपको अगर ये क्लियर हो तो बस आप एक लाइन लिखा करिए, क्लियर है सर। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करिए, हम आपके कमेंट का बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो हमारा जो बनेगा वो सेकंड चैप्टर का बनेगा बहुत जल्द।